आप सबको मेरा नमस्कार। एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने के लिए आपके सामने आई हूं। ये श्री केवी सुब्रमण्यन है, भारत सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और भारत सरकार की ओर से नामांकित ईडी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ में थे। 2 दिन पहले अचानक मोदी सरकार ने आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उनके पद से हटा दिया। 6 महीने का उनका कार्यकाल बचा था, 3 साल का कार्यकाल होता है। सरकार ने अभी तक अधिकृत तौर पर कोई भी रीजन नहीं बताया है कि इनको इनके पद से क्यों हटाया गया है, और अमूमन ऐसा होता नहीं है। 6 महीने का टाइम बचा हो, यकाएक एकदम से हटा देना, ये थोड़ा सा एक रेयर स्टेप था। आपकी जानकारी के लिए याद दिला दूं, दुरुस्त करा दूं, ये वही केवी सुब्रमण्यन जी हैं जब कोरोना काल के दौरान -24% इकोनॉमी हो गई थी तो ये वी शेप्ड रिकवरी की बात कर रहे थे। ये अलग बात है कि वो वी शेप्ड रिकवरी आज तक नहीं हुई, वो के डब्ल्यू और बहुत सारी चीजें हुई। इन्होंने सरकार का चरण वंदन करना, इन्होंने सरकार का चीयर लीडर बनने पर ज्यादा अहमियत दी, बजाय कि सरकार को कुछ अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में या आर्थिक सलाहकार के तौर पर सही राय दे सके। तो ऐसा क्यों हुआ? यकाएक एकदम से इनको क्यों हटा दिया गया? और इसमें जब थोड़ी तफ्तीश की गई, और आपको जो रिलीज दी जाएगी उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देंगे हम, ऐसा जबरदस्त घपलेबाजी के चलते हुआ है। सरकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप में से तमाम लोगों का खाता हो सकता है उसमें हो, उनके जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स हैं जून और जुलाई 2024 के, उसमें से यह पूरी तरह से साफ है कि इन पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और जो इतने समर्पित चीयर लीडर हैं मोदी जी के, उन्होंने एक किताब लिखी थी जो मोदी जी को दे रहे हैं, इंडिया एट 100। इस किताब की 1 नहीं 2 नहीं 2 लाख प्रतियां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऑर्डर करी। 2 लाख कॉपीज इंडिया एट 100 जो कि वो सौंप रहे मोदी जी को। इसकी यूनियन बैंक ने 2 लाख प्रतियां ऑर्डर करी और इसका कुल खर्च करीब करीब 7 करोड़ 25 लाख रुपए था। 3.5 करोड़ रुपए के आसपास एडवांस दे दिया गया। इसमें 1,79,450 1,89,450 प्रतियां पेपर बैग की और करीब 10,500 प्रतियां हार्ड बैग की थी। और इनका जो वितरण था, जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो यूनियन बैंक के जोनल ऑफिसेस, करीब 18 जोनल ऑफिस है पूरे देश में, और उनके रीजनल ऑफिसेस के थ्रू होना था। वो स्टूडेंट्स को दिया जाना था, वो उनके खाता धारकों को दिया जाना था, वो कॉलेजेस में, लाइब्रेरी में दिया जाना था। 2 लाख प्रतियां। आपकी जानकारी के लिए बस इतना बता दूं कि अंग्रेजी की बेस्ट सेलर इंडिया में अगर किसी किताब को कहा जाता है ये बेस्ट सेलर है और वो इंग्लिश में लिखी है, तो वो 10,000 प्रतियां बिकती हैं। 2 लाख प्रतियां यूनियन बैंक ने ऑर्डर करी थी, करीब 7.25 करोड़ रुपए पर। ये सारी प्रतियां, जैसा कि मैंने आपको बताया, रीजनल और जोनल ऑफिसेस के थ्रू वितरित होनी थी। एडवांस 3.5 करोड़ दे दिया गया था, और जो बाकी पैसा था वो रीजनल ऑफिस को कहा गया कि जो अतिरिक्त खर्चा, जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें आप दिखा दीजिएगा। अब ये भोंडा प्रचार इनका क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने सरकार की लगातार गलत आर्थिक नीतियों का समर्थन किया है, उसको सही ठहराया है, और बड़े ही बेहयाई से पहले की सरकारों को गलत बताया है, उनकी आर्थिक नीतियों पर जबरदस्ती की तीखा टिप्पणी की है। अब इस खुलासे के बाद, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग, एक बहुत ही शर्मनाक खुलासा है। 6 महीने बचे थे तो वो अपने पद से हटा दिए गए हैं। ये मोदी जी के बड़े जाने माने भक्त हैं। आपको याद होगा 2019-20 का वो इकोनॉमिक सर्वे जहां पर थालीनॉमिक्स की चर्चा हुई थी।
अब इनको कौन समझाए कि 52% दाम तो एक थाली का जो सिर्फ वेजिटेरियन है उसका बढ़ गया है। और जब यह देश बेरोजगारी से और महंगाई से जूझ रहा था तो सरकार, सरकारी बैंक मोदी के चरण वंदन को सही ठहराने के लिए इनकी 2 लाख कॉपीज खरीदी जा रही थी। 7 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा था। अब इससे कुछ सवाल उठते हैं और वो सवाल आपके माध्यम से इस देश की सरकार से, इस देश के एक सरकारी बैंक से जो कि सरकार के अधीन है, इस देश के वित्त मंत्रालय से पूछने जरूरी हैं। क्या यह सच नहीं है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख प्रतियां खरीदी? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से यह पैसा, यह खर्च अप्रूव कराया था? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रीजनल ऑफिसेस को कहा कि आप यह पैसा अपने मिसलेनियस खर्चे में डाल दीजिए? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा करते वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उसका अनुमति ली थी? क्या उनके पास बोर्ड का अप्रूवल था? यह हमारा पहला सवाल है। और क्योंकि यह पैसा बीजेपी के हेडक्वार्टर से नहीं आया था, ऐसा नहीं था कि यूनियन बैंक को यह पैसा बीजेपी वाले मोदी जी की छवि सुधारने के लिए, मोदी जी के चरण वंदन के लिए दे रहे हैं। यह पैसा इस देश का पब्लिक फंड है, आपका, हमारा, जनता का पैसा है, क्योंकि यह सार्वजनिक बैंक है। तो इसका दुरुपयोग क्यों किया गया और क्या जो धारक करता होते हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो जमा करता है, उनको इस बारे में जानकारी थी? और क्या यह जिम्मेदारी नहीं थी बैंक की, अंडर द फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो ऐसा ना करें, लोगों के पैसे को सुरक्षित रखें? तीसरा सवाल, क्या वित्त मंत्रालय ने इस बात की जांच की है कि इतनी बेशर्मी से यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हुआ? और सिर्फ क्योंकि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन जी सरकार के बड़े नजदीक थे, सरकार का बड़ा गुणगान करते थे, क्या सिर्फ इसीलिए उनको छूट दी गई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करते हुए? इसके अलावा एक और आरोप लग रहा है और यह बहुत संगीन आरोप है। आरोप है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी और सीईओ सुश्री मणि मेखलाई, जिनका जून 2025 में एक्सटेंशन होना है, उन्होंने इस एक्सटेंशन के लिए क्या यह अपरोक्ष रिश्वत दी गई है? क्या उनके जानकारी में यह सब हुआ है? क्योंकि जितनी ज्यादा किताबें बिकेंगी उतनी ज्यादा रॉयल्टी राइटर को मिलती है। इसके बिकने से करीब 90-92 लाख रुपए की उनको रॉयल्टी मिलती। तो इस बात का जवाब कौन देगा कि अपरोक्ष रूप से उनको फायदा क्यों पहुंचाया गया, स्पेशली जब एक्सटेंशन का मामला चल रहा था? और अंतिम सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस लेन देन पर कोई सफाई देंगी? पीएमओ इसमें किस हद तक और क्यों संलग्न था, इस बात का जवाब हमें कौन देगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 मई को ऑल इंडिया यूनियन बैंक्स की जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है, उसने अपने एमडी और सीईओ को इसकी जांच करने के लिए चिट्ठी लिखी है और बोला है कि पब्लिक फंड की बर्बादी ऐसे कैसे हो सकती है। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर यहां बताना चाहती हूं, क्योंकि आप सब एटीएम इस्तेमाल करते हैं, आप लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं, अमीर लोग हैं। इस देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिनिमम बैलेंस नहीं रिटेन कर पाते हैं, जो 5,000 10,000 जो मिनिमम बैलेंस होता है वो नहीं रख पाते हैं। उनके लिए 2 जून की रोटी इकट्ठा करना इस समय मुश्किल है। सरकारी बैंकों ने, क्योंकि ये दिखाता है कि पहुंच वाले लोगों के लिए, चरण वंदन करने वाले लोगों के लिए, केवी सुब्रमण्यन जैसे लोगों के लिए क्या रुख है, अडानी जी के लिए क्या रुख है और आम जनता के लिए क्या रुख है। 2023-24 में सरकारी बैंकों ने करीब 2,300 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम बैलेंस पे पेनल्टी लगाकर। और उसमें इसी यूनियन बैंक ने
126 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। ये वो दो आंखें हैं, एक जिनकी आंखों की पुतली केवी सुब्रमण्यन जैसे लोग हैं, अडानी जैसे लोग हैं, और दूसरी वो आंख जिसमें देश की जनता है और उनसे वसूली की जाती है, उन पर डाका डाला जाता है। आपको याद होगा, और ये अंतिम बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं, आपको याद होगा दिसंबर 2024 में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था और कहा था कि मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जनता की जीवन रेखा जो है उनको केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए पालतू साहूकार बनाकर रख दिया है। मेरा मानना है, हम सबका मानना है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। यह 100% सच बात है, क्योंकि ऐसे तमाम उदाहरण हैं। केवी सुब्रमण्यन एक उदाहरण है जिनका जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनकी किताबें सरकारी बैंक खरीदकर 1 नहीं 2 नहीं 2-2 लाख प्रतियां खरीदकर वितरण करवा रहा है। पैसा उनकी जेब में जाएगा क्योंकि रॉयल्टी उनको मिलेगी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। जो सरकार की बातें करेगा, जो उनका भोपू बनेगा, वो तमाम सलाहकारों पदों पर, तमाम भक्त जो हैं वो महत्वपूर्ण पदों पर बिठाए जाएंगे। आरएसएस के तमाम विचारक बड़े बड़े पदों पर आसीन किए जाएंगे। और यह सच है कि मोदी जी ने पिछले 11 साल में अपनी छवि चमकाने वालों को, अपना चरण वंदन करने वालों की एक भक्तों की और एक ट्रोलों की मंडली बनाई है, और उनको इसी तरह से फायदा पहुंचाया जाता है। असलियत यह है कि चाहे वो राष्ट्रमित अडानी हो या आर्थिक तर्क ना देने वाले, मोदी जी के मन की बात करने वाले केवी सुब्रमण्यन हो, उन सब के लिए नए भारत में, अमृतकाल में भ्रष्टाचार के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि आईएमएफ की बात कर रही हूं, एक अंतिम बात यहां पर करनी जरूरी है, आईएमएफ से रिलेटेड है। पाकिस्तान ने आईएमएफ से करीब 1 अरब से ऊपर का डॉलर का कर्ज मांगा, 1.3 अरब डॉलर का कर्ज मांगा। कांग्रेस ने 29 अप्रैल को ही ये कहा था, जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया था, स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि भारत सरकार को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। खबरें हैं कि आईएमएफ से पाकिस्तान के कर्ज और फंडिंग की समीक्षा की हमने जो मांग की थी वो भारत सरकार जरूर उठाए, और पाकिस्तान जो भारत विरोधी ताकतों को पनाह देता है, जो आतंकियों को शरण देता है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहता है, उसको ये लोन किसी भी तौर पर ना मिले। 1.3 बिलियन डॉलर का ये लोन। मैं just for the benefit of the non-Hindi speakers, I will make a very brief statement in English on the same matter. This is KV Subramanian, the former chief economic advisor in the government of India. He was India's representative as the executive director at the IMF. About 2 days back, his tenure was abruptly cut short. He was terminated. His tenure was terminated 6 months before it was going to end. And the government has given no possible explanation whatsoever that why was his tenure prematurely terminated. You must remember, he's the same man who, when the economy shrunk by over 24% during COVID, was talking about a V-shaped recovery, one that never happened. Now it comes to light in a very, and we are speaking on the basis of documents that we have seen and documents that we will be sharing with you. It has now come to light that a public sector bank, the Union Bank of India, was made to buy 2 lakh copies of his book, India at 100, one that he's seen here presenting to Mr. Modi, at a cost of 7 crore 25 lakh rupees. 3.5 crore of which was already paid in advance. These copies were to be distributed by the zonal and the regional offices of the Union Bank of India. The regional offices were told, because 3.5 crore had already been paid, the rest of the money should be listed under the miscellaneous expenses of the bank's regional offices. These were supposed to be distributed to students, to deposit holders, to colleges, to libraries. Why on earth was Union Bank of India incurring this cost is something that remains unexplained. The reality is that the cost of this blatant propaganda was not borne by the BJP coffers. It was coming from the tax-paying citizens of this country. It was coming from the common people of this country. It was coming from the deposit holders of the Union Bank of India.
and which is perhaps why an embarrassed government had no choice but to terminate him as the IMF executive director 6 months before his term was to end. You must remember here that he's the same person who in 2019-20's economic survey spoke about Thalinomics, doesn't spare a word about how prices of food expenses have gone up by 52%, and at a time when India was struggling and reeling under high prices and unemployment, the government and a public sector bank was busy buying books to the tune of 2 lakh copies. The English bestsellers in India are the ones that sell 10,000 copies. So you can understand the amount of royalty he would have collected, and which is why some very important questions need to be raised about this wasteful expenditure. Did Union Bank of India take prior permission of its board to buy 2 lakh copies? Did it have a prior approval of the Department of Financial Services? What is the intended purpose of buying these books and distributing them through regional and zonal offices, other than the fact that he was a big cheerleader of Mr. Modi, and this was a way to compensate him for God alone knows what favors? Has the Finance Ministry investigated how could something as blatant as this conflict of interest go through, and how involved was the PMO in this whole affair? There's one very important point here. The MD and CEO of Union Bank, Ms. Mani Mekhalai, is due for an extension in June 2025. Was she involved with the decision to procure these copies? Did she approve the procurement of these copies? And was this a way to compensate through the way of royalties, Mr. KV Subramanian? And last but not the least, what is the Finance Ministry doing to probe the blatant misuse of public funds, funds of depositors, funds of common Indians? And what was the extent of PMO's involvement, and why was the PMO involved, if at all, in distribution and procurement of these copies? I must very gently point out here that on the 4th of May, the Union Bank Employees Association has written a letter to the MD and CEO asking for a fair probe and about this wasteful expenditure. You must also be reminded here of how benevolent these public sector banks are when it comes to common people like you, me, and others. The reality is that these public sector banks in 2023-24 have collected over 2,300 crore rupees in penalty for not being able to maintain minimum balance. They charge you for ATM withdrawals, and Union Bank collected almost 126 crore alone by way of penalty. You will also remember that in December 2024, leader of opposition Shri Rahul Gandhi had tweeted that Modi government has only made public sector banks, which are the lifeline of the public, pet money lenders for the rich and powerful companies. He was absolutely right, as events since have then unfolded. There are various examples of advisors, RSS workers, cheerleaders of Modi government being appointed to important positions, and some of them being compensated like Mr. Subramanian would have been by way of a very handsome and hefty royalty. The reality is that when it comes to giving economic sane advice, that did not come in from Mr. Subramanian. He was a cheerleader who spoke the Prime Minister's Mann Ki Baat instead of giving some sane economic and fiduciary advices. And while we are talking about the IMF, a related but an important issue, Pakistan has asked for a loan of $1.3 billion from the International Monetary Fund. Congress General Secretary Jairam Rameshji on the 29th of April had raised this issue and had urged the Indian government to strongly oppose this. We are given to understand that the IMF board will be reviewing this loan and funding shortly, and we hope that India's demand for rejection of this loan will be adhered to, because Pakistan, which gives shelter and indulges in anti-Indian activity, cannot be given a single penny by any multilateral agency. This is all that I have to say. Your questions are welcome. If you please ask me questions in suo motu, I'll be very, very grateful. तब वो वहाँ IMF में ही थे? जी हाँ, ये जून अब आपको जो हम अपने साथ प्रेस रिलीज के साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, जून 2024 में ये चिट्ठियां लिखी जा रही थी
और किताबें खरीदने की बात की जा रही थी। जून 2024 में, जुलाई 2024 में आधा एडवांस दिया जा चुका था और बाकी पैसा रीजनल ऑफिसर्स को बोला गया था आप अपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो अतिरिक्त खर्चा दिखाते हैं उसमें दिखा दीजिए और ये किताबें खरीद कर बांटिए। ये किताबें क्यों खरीदी जा रही थी, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है, ये केवी सुब्रमण्यन की किताबें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना जबरदस्त है, इस पर सवाल उठाना जरूरी है। आपके माध्यम से हम सबसे पहले इस सच को दुनिया के सामने ला रहे हैं, आपके माध्यम से हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आपके माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो आईएमएफ में 3 साल के लिए था उसको एकदम से अब्रप्टली उसका टर्म खत्म किया गया, लेकिन इस देश को नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों हुआ। और अब पता चलता है ऐसा क्योंकि एम्बैरेसिंग डिटेल्स आ गए थे बाहर, क्योंकि भ्रष्टाचार में ये पूरी सरकार लिप्त है, अदने से अदना इनका नेता और परोक्ष ऊपर बैठे हुए मोदी जी और अडानी जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये भ्रष्टाचार का नहीं तो और किस चीज का उदाहरण है, आप मुझे बताइए। तो एडवांस ही दिया ना, जो 3.5 करोड़, 7 करोड़ 25 लाख का टोटल बिल था, 3.5 करोड़ एडवांस दिया गया। ये किसका पैसा था? ये एमडी और सीईओ या बीजेपी के खाते से तो नहीं आया था, ये पैसा डिपॉजिटर्स का है, ये पैसा पब्लिक फंड है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में फंड इन्फ्यूजन किया जा रहा है और यहां पर ये फंड से बाबुओं की किताबें खरीदकर बेची जा रही हैं। ये कैसे किसी तरह से माना जा सकता है, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आई डू बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्रालय इस पर चुप नहीं रह सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो उसका एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, रेवेन्यू होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वैसे डीएफएस उसका जो बैंकिंग डिवीजन है उसको इस मामले में प्रोब करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और सार्वजनिक करना चाहिए कि क्या ऐसी कोई जांच की गई। इतनी बड़ी बात हुई है, आपने उनका टर्मिनेट किया है 6 महीने पहले, आप इस देश को क्यों नहीं बताते कि आपको जांच में और क्या पता चला? अभी तो यूनियन बैंक की बात पता चली है, हमें क्या पता और बैंक भी ये कर रहे थे। ये जांच तो सिर्फ सरकार कर सकती है, ये जांच विपक्ष तो नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं बैठकर यहां से। ये जांच सरकार कर सकती है और सरकार को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लिस्टेड कंपनीज हैं, यहां पर टैक्स पेयर्स का फंड है, ये पब्लिक फंड है। यहां पर जो अगर कैपिटल इन्फ्यूजन होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, तो ये एक एक पैसा, एक एक पाई का हिसाब देना होगा और बजाय हिसाब देने के सरकार ने चुपचाप से उनका टर्म खत्म कर दिया। टर्म बाद में खत्म करिए आप पहले ये बताइए हमें कि असलियत क्या है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कितने बैंकों ने किताबें खरीदी हैं। अभी मामला सिर्फ यूनियन बैंक का सामने आया, क्योंकि दस्तावेज थे इसलिए हम उसका नाम लेके बोल रहे हैं। मैम, आपने कहा कि इसके अलावा भी ना जाने कौन कौन से बैंक्स में ऐसा हुआ होगा। आप चाहेंगी कि सरकार कोई पॉलिसी बनाए, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लेकर आए ताकि जो पब्लिक फंड्स हैं वो मिसयूज ना हो सके? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि अभी तक हम राष्ट्रमित अडानी और नेताओं का देख रहे थे, अब बाबुओं का भी देख रहे हैं। बाबू लोग भी अपनी किताबें छपवा रहे हैं और किताबें छपवा कर उसी सरकार को बेची जा रही है। वो सरकार फ्री में लोगों को बांटेगी, रॉयल्टी कोई वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो देंगे नहीं। वो ये तो नहीं कहेंगे कि बेरोजगारों के खातों में पैसे डाल दो, महिलाओं के खाते में पैसे डाल दो, पीड़ितों को पैसे दे दो, किसानों की एमएसपी कर दो। इसके लिए तो पैसा नहीं, पैसा तो उनके बटुए में जा रहा है। रॉयल्टी जब आएगी तो वो तो केवी सुब्रमण्यन के पास जा रही है। केवी सुब्रमण्यम एक नया पैसा तो आपको नहीं दे रहे हैं और ना इस देश की जनता को दे रहे हैं। तो बिल्कुल सरकार को एक चेक्स एंड बैलेंसेस, जिस तरह से इस किसी भी चीज का मिसयूज ना हो सके, क्योंकि हमें तो एक बाबू का पता चला है, कितने बाबुओं ने काम किया हमें क्या पता। आजकल बड़ा ट्रेंड भी है ना मोदी जी के चरण वंदन में किताबें लिखने का, पता नहीं वो चरण वंदन वाली किताबें कहां कहां खरीदी जाती हैं, कौन कौन खरीदता है, कितने पैसे से खरीदी जाती है, इसके तो साक्ष्य मौजूद थे और सरकार के सामने साक्ष्य आ गए थे, सार्वजनिक हो गई थी ये चीजें, इसलिए सरकार को एक्शन लेना पड़ा। कोई और सवाल या ऑन व्हाट?
Ma'am, today Congress President Mr. Mallikarjun Kharge has given a big statement saying that there were intel inputs to the Prime Minister, and that's the reason why he has cancelled his visit to Jammu Kashmir. Now, the BJP is saying that these are all the baseless allegations, and if it will be proven wrong, then he should give an apology to the country. सर्वप्रथम तो मैं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में ये कहना चाहती हूं कि आज 14 से 15 दिन हो गए और मुझे इस बात का दुख है कि शहीद के परिवार के साथ, शहीद की पत्नी के साथ भेड़िए की खाल ओढ़कर लोगों ने क्या क्या किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आज करनाल गए और शहीद विनय नरवाल जी के परिवार से, उनकी पत्नी से मिले, उनको ढांढस बंधाया, उनको विश्वास दिलाया कि यह देश उनके साथ है। इससे पहले वो शहीद शुभम द्विवेदी जी के परिवार से भी मिले थे। इसके पहले वो कश्मीर भी गए थे और वहां पर घायलों से अस्पताल में मिले थे और लोकल लोगों से मिलकर उनकी समस्या, उनका दर्द समझा था और उनको भी हिम्मत दिलाई थी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने वही कहा है जो सरकार ने कहा है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने माना था कि चूक हुई है। 14 दिन हो गए, ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और देश चाहता है कि ऐसा सबक सिखाया जाए देश विरोधी ताकतों को कि उनकी रूह कांप जाए। मुझे लगता है जो खड़गे जी कह रहे हैं वो देश की अभिलाषा है। कल आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों ने तमाम टीवी चैनल और अखबार में यह खबर छापी थी कि सुरक्षा के लोगों ने बताया इंटेल थी। यही तो बोल रहे हैं खड़गे जी। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।